अपने सिद्धांतों से भी विजय हासिल किया जाता है। भारत अपने कल्चरल इंपेरियलिज्म के लिए जाना जाता है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के लिए जाना जाता है। भारत कभी किसी दूसरे मुल्क में जाकर के तलवार से युद्ध नहीं किया है, अपने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से उसने दुनिया फतह किया है। तो हुमायूं के पास ये अवसर था कि अपनी संप्रभुता, अपनी अस्तित्व को सिद्ध करे, सिर्फ तलवार के बल पे ही नहीं, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर यहाँ पे हुमायूं मदद कर देते बहादुर शाह के खिलाफ रानी कर्णावती को, तो पूरा राजपूताना इनका भक्त हो जाता है। और राजपूत तो पता ही है कि आन में सब कुछ कर देंगे भैया, अगर आन आ गया तो सर भी कटा लेंगे, और अगर जरूरत पड़ा तो शीश भी झुका देंगे। तो इनको मदद करना चाहिए था हुमायूं को, लेकिन हुमायूं एक गलती कर दी। इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल मिस डिसीजन था, आप कह सकते हैं। इनको मदद करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ये यहाँ पे राग रंग में दारू, शराब, अफीम सब में मस्त है। 1535 ईस्वी तक इसने चित्तौड़ भी आक्रमण कर दिया। बाद में जब इनको नींद खुला, जब ये मालवा पर, मांडू पर भी अधिकार कर लिया, जो कि मेवाड़ के अधीन था, इधर भी अधिकार कर लिया, तब इनको नींद खुला। अब यहाँ से चले यहाँ फतह करने के लिए गुजरात आए। गुजरात आए तो पता चला यहाँ का जो बहादुर शाह भाग गया, भाग करके चले गया दीव, यहाँ पे आ गया और पुर्तगालियों के संरक्षण में अपने आप को सेव कर लिया। इनका पूरा बुलंदी कि चलो भाई बिना युद्ध ही जीते ही, बिना युद्ध लड़े ही हम मालवा पर भी, मांडू पर भी और गुजरात पर भी अधिकार हो गया। ये इनका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बहादुर शाह यहाँ चले गया। अब यहाँ पे गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? अपने भाई अस्करी को कहाँ का राज्य दिया गया था, याद है? संभल का। तो संभल से अस्करी को ये राज्य दे दिए उपहार में कि तुम अब यहाँ को संभालो, गुजरात को। असगरी भी खुश कि चलो भाई भैया एक राज्य जीत करके दिया है। वो छेड़ करके और संभल का क्षेत्र चले आया गुजरात। अब यहाँ क्या हुआ, ये बेचारे चले आए आगरा भाई को सौंप करके, और इधर ये बगावत कर दिया। यहाँ पे कुछ लोग इसको भड़काने लगे, इसलिए भी भड़काने लगे क्योंकि यहाँ की जो जनता थी अस्करी के कार्यों से संतुष्ट नहीं हुई। सर आप नहीं दिख रहे हैं, किसको नहीं दिख रहे हैं भाई? फ्रॉम प्रीति, दिख नहीं रहे हैं आप लोगों को हम? हाँ ठीक है, तो प्रीति को नहीं दिख रहा है। प्रीति आप फिर से देख लो, लॉगिन कर लो, शायद हो जाएगा, या हो सकता है डाटा आपका खत्म हो गया हो। अच्छे खासे दिख रहा है मतलब किसका? संबल में उसका भाई अस्करी को संबल का क्षेत्र दिया गया था। हुमायूं जब राज्य का बंटवारा किया था, शुरू में बताया नहीं थे, 31 से पहले जब सत्ता पे बैठा था, सबसे पहले अपने परिवार को राज्यों में बांट करके संतुष्ट कर दिया कि भैया भैया अपना अपना राज्य देखिए, हमको अपने छोड़ दीजिए, हम दिल्ली से पूरे भारत में अपना विस्तार करेंगे। तो अब संभल से यहाँ पे गुजरात भी दे दिया अपने भाई को। अब यहाँ पे जनता इससे परेशान हो गई। इसका जो व्यवहार था, जो निर्णय था, जो शासन करने का पद्धति था, जनता खुश नहीं थी। जैसे नरेंद्र मोदी किसी राज्य को जीत करके किसी मुख्यमंत्री को बना दिए, लेकिन वहां की जनता उस मुख्यमंत्री को पसंद नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये भी है यहाँ पर कि जनता परेशान हो गई और जनता बहादुर शाह को खोजने लगे कि मेरे वो सुल्तान को लाया जाए। और वो जनता के संदेश जाने लगा बहादुर शाह के पास कि आप आइए, हम लोग भी आपके साथ लड़ेंगे और हम लोग फिर से अपना राज्य करेंगे। ऐसी स्थिति में बेचारा डर गया, डर करके भाग गया आगरा। अब हुमायूं सोचा कि भाई हम अपने भाई को राज्य दिए हैं, अस्थिर से रहेगा, वो भी संभालेगा, इधर भी संभालेगा, हमारा मदद भी करेगा, और ये बंदा है कि वहां से भाग करके चले आया। अब इसको भड़का दिया गया कि तुम यहाँ इस चक्कर में क्यों पड़े हो, जाओ आगरा और जाकर के आगरा का बादशाह बनो, हिंदुस्तान का बादशाह बनो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करो, ठीक है। तो ये 1500 आप कह सकते हैं कि 1535 तक यहां तक इनकी पॉलिटिकल करियर स्थिर रही। 1535 तक ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि विजय हासिल करते रहे, यानी कि 4 साल तक ये फतह किए, कलिंजर, दौराहा, चुनार और गुजरात। अब असली चुनौती इनको मिलने वाला है शेर शाह से 1536 से। अब चलते हैं हम लोग इनका राजनीति का दूसरा चरण। दरअसल हुमायूं के राजनीतिक जीवन को हम 4 चरणों में बांटते हैं। 4 चरणों में आप इसको देख सकते हैं।
पहला चरण है 1530 से लेकर के 1536, दूसरा चरण है 1536 से लेकर के 1540, और तीसरा चरण है 40 से लेकर के 1551, और चौथा चरण है 51 से लेकर के 55 तक। मात्र 6 महीने शासन भारत में स्थिर से अगर देखा जाए तो 1530 से लेकर के 40 तक भारत में हुकूमत किया, उसके बाद प्रवास में चले गया। 15 साल तक वो प्रवास में ही रहा। ईरान रहा 1 साल ईरान, उसके बाद वहां से ईरान से फिर काबुल, कंधार, पंजाब जीतता हुआ फिर दिल्ली आया। दिल्ली पहुंचा 1555 में और मात्र 6 महीना शासन किया। 26 जनवरी को इसका गणतंत्र दिवस जनाजा निकल गया। 26 जनवरी 1555। हाँ, तो वही तो ठोकर खाता इसका जिंदगी था, ठोकर खा के मर गया बेचारा। मात्र 6 महीना रूल किया। ठीक है, तो वो भी हम क्या रहा था, हाँ नहीं, उधर से जब रिटर्निंग होगा ना तो उनका अधिकार होता चला जाएगा। उधर से विजय करते हुए आएगा वो। हाँ, विजय ईरान से जब वापस आएगा ना वो, तो सबसे पहला कंधार विजय करेगा और कंधार जीत करके शाह तामस्त को, ईरान का जो सुल्तान है, उसको देगा, क्योंकि वादा करके आया है कि हम कंधार आपको देंगे। तो सबसे पहले उसको देगा और उसके बाद फिर काबुल, फिर पंजाब का क्षेत्र, ऐसे जीतते हुए आएगा। पंजाब में 55 तक रहा हो, पंजाब का क्षेत्र में, और अपने भाइयों को भी अपने साथ में रखा, काबुल, अस्करी और इसको कामरान को, हमेशा इन बगावत के बावजूद भी। बाद में जब इधर का स्थिति, जब शेर शाह मर जाता है और सिकंदर शाह आता है, सिकंदर सूर, तब इसको अवसर मिलना शुरू होता है कि अब चला जाए भारत में आक्रमण करने। और आदिल शाह के समय में आकर के फाइनली ये सरहिंद के युद्ध के बाद ये विजय हासिल कर पाता है। वो आगे की बात है, हम लोग आगे आएगा उसको। ठीक है, परेशान नहीं होना है, एडवांस नहीं सोचना है, एडवांस सोचने का भी नहीं, अभी सिर्फ यहीं पे सोचने का है। तो ये पहला चरण खत्म हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्रम से याद रखिएगा कैसे कैसे हुआ है। बस ये 4-4 लाइन भी अगर लिख देंगे तो बस वही हो गया, काफी याद करिए। अब चलते हैं हम लोग, असली जो चुनौती है वह है बिहार में बैठा हुआ शेर शाह। 1532 में तो इनको बहला फुसला करके शेर शाह भेज दिया और ये भी खुश रहे। लेकिन अब चुनौती शुरू होता है 1536 से। शेर शाह क्या करता है, ये बिहार में बैठा हुआ शेर शाह है। अब शेर शाह क्या करता है कि हुमायूं से सीधे पंगा शुरू करता है। इसके लिए वो कुछ नहीं करता है, वो क्या करता है कि अपनी राजधानी से वो बंगाल को विजित करने का कोशिश करता है। उसका पहला मकसद है बंगाल विजय। क्यों? क्योंकि बंगाल पूरे भारत का सबसे संपन्न राज्य उस समय हुआ करता था। अगर आज भी वामपंथियों का सरकार लंबे समय तक नहीं रहता तब बंगाल इतना क्षमता रखता था कि पूरे देश को अकेले खिला ले। अब विशेष करके कृषि के मामले में बहुत संपन्न था, पूरे देश को खिलाने की क्षमता रखता था। क्यों रखता था? क्योंकि ये गंगा का लोअर गंगेटिक प्लेन है, आपको पता ही है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, लोअर गंगेटिक प्लेन है। और बिहार का भी बहुत बड़ा हिस्सा बंगाल के कब्जे में ही, बंगाल का ही राज्य में था। पहले बंगाल कहने का मतलब है बंगाल, बिहार और उड़ीसा और झारखंड भी। तो ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। आज भी होता है, आज भी होता है। लेकिन बंगाली अपने बुद्धि से बंगाल को बर्बाद कर दिया। बंगाल में बांग्लादेश भी था। बंगाल का मतलब बांग्लादेश भी है, म्यांमार के सीमा तक, म्यांमार से लेकर के दामोदर तक बंगाल, इतना बड़ा सूबा था, विस्तृत था। तो ये क्या करता था शेर शाह कि जब भी उसको धन संपत्ति की जरूरत होता था तो बंगाल का राज्य में आक्रमण कर देता था। यहाँ का सुल्तान हुआ करता था महमूद शाह। ये कमजोर सुल्तान था, आक्रमण कर देता था और जब तब आक्रमण करके इसको भगा देता था। ये पहुंच जाता था हुमायूं के पास कि आप कहाँ हैं हुजूर, कहाँ हैं बादशाह सलामत, आपके राज्य में ऐसा ऐसा हो रहा है, शेर का हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में हुमायूं अब प्रतिष्ठा का दाव लग जाता था और हुमायूं बोलता था कि अच्छा, हमको शेर खां को अब की बार सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि अपने एक सैनिक टुकड़ी
अपने सेनापति हिंदू बेग, जो इसका सेनापति था, हिंदू बेग के हाथों भेजता है हुमायूं शेर शाह के पास। शेर शाह चालाक है, वो क्या करता है, हिंदू बेग के साथ मिल करके कहता है भैया हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमको थोड़ा बहुत धन का संपत्ति का जरूरत था तो हम जा करके ले आए हैं, हमारे तो जो है सर्वे सर्वा बादशाह हुमायूं ही है। शेर शाह को भी हुमायूं को भी, हिंदू बेग को भी लगता है कि चलो अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही ये जाता है, वफादारी का गुणगान करके, उनके शान में बखान करके, मना उना करके हिंदू बेग को वापस भेज देता है। हिंदू बेग जा करके हुमायूं को संतुष्ट करता है, आश्वस्त करता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे डेलीगेशन जाता है ना, डेलीगेशन, या आप देखे होंगे कि केंद्र से कुछ दल भेजे जाते हैं राज्यों में कि जा करके देखो कुछ अगर अफरा तफरी या अव्यवस्था बनता हो तो जो डेलीगेशन, या जिसको ही पब्लिक एड में प्रत्यायोजन कहा जाता है, तो डेलीगेशन जो जाता है तो जा करके वो बातचीत करता है उस सरकार से, उस मंत्री परिषद से, और समझता है कि समस्या क्या है और जाकर रिपोर्ट देता है। उसी तरह से ये डेलीगेट की तरह गए थे हिंदू बेग आश्वस्त हो गए कि भाई शेर शाह ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा उसको ज़रूरत था तो उसने किया था। तो समझा करके हुमायूं को शान में कसीदे गढ़ दिया गया कि हाँ आप ही हैं मुगल बादशाह, आप ही सर्वे सर्वा हैं। हुमायूं खुश। लेकिन मामला तब आगे बढ़ गया जब इतना करने के बाद भी शेर शाह फिर अवसर तलाश करके पुनः 1537 में आसपास के क्षेत्रों पर विजय हासिल करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 1537 में फिर से आक्रमण करके बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब यहां से शेर शाह के प्रति हुमायूं का आंख खुला, भ्रम टूटा कि इसको हल्के में नहीं लेना है, इससे निपटना होगा, नहीं तो हमको अस्थिर से नहीं बैठने देगा। तब ऐसी स्थिति में हुमायूं सबसे पहले आया पूर्व के द्वार को विजय करने, जो शेर शाह को सौंप करके वापस चले गया था 1532 में। तो चुनार पर सबसे पहले आक्रमण किया। सर ऐसा लग रहा है कि सारी स्टोरी आपके सामने हुई है। ये कौन बखान कर रहा है? प्रीति स्टोरी इतिहास, ये अभी स्टोरी सामने दिख रहा है, जब प्रशासन बताएंगे तो लगेगा कि तुम वहीं पे बैठ करके एडमिनिस्ट्रेशन का आईएएस बनी हुई है, सेक्रेटरी बनी हुई है। जब हम लोग इसका प्रशासन देखेंगे मुगलों का, सब चीज़ अनुभव करने का ही चीज़ है। आप अनुभव करेंगे तो उतना ही उस विषय के करीब होंगे, उतना ही समझेंगे और उतना ही आसानी से उसको लिख पाएंगे। आप उससे किताब का रीडिंग मतलब, बाबू हम लोग 22 साल से किताबें पढ़ रहे हैं, आपकी जितनी उम्र नहीं होगी उतना हम पढ़ाई किए हैं। हाँ 22 साल से हम यूपीएससी फील्ड से जुड़े हैं, 1 साल से नहीं। नहीं तो आपके साथ भी हो जाएगा, आप भी पढ़ेंगे। आप लोग तो अभी पढ़ने के में कदम रखे हैं और हम लोग दाढ़ी बाल सब झाड़ 12 साल तो हमको पढ़ाते हुए, दिल्ली में हम 2009 से पढ़ाना शुरू किए, 2017 हम दिल्ली छोड़े, तो 12 साल तो हमको पढ़ाते हो गया। तो आपको भी हो जाएगा जब आप 12 महीना गुजार देंगे तो अपनापन हो जाएगा। हम तो 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो अंतर तो थोड़ा सा होगा ही। सर हर एक सर के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे ही साथ होता है। वो हर एक, कौन है आनंद मोहन? एजाज अहमद। उस दिन एजाज माइक ऑन करके कहां भाग गया था बच्चा? कौन इतना लंबा लंबा सांस ले रहा है? विकास पवार, अपना माइक ऑफ करो। हाँ कौन? एजाज सो गया है? तुम लोग उसको बदनाम मत करो। ठीक है। तो 2 मिनट का हमको ब्रेक दो, थोड़ा पानी पी लेने दो, इसी बहाने हमें पी लेते हैं पानी। ठीक है, आप लोग को पीना है तो पी लो, 2 मिनट। ठीक है, चलो।
चलिए अब चलो हो गया, अब हम लोग करें बात। अब हम लोग बात करें, आप लोग का हो गया, और कुछ बचा है तो फिर बात के लिए रखो क्लास के बाद, क्या? हाँ, आफ्टर क्लास भी कुछ बचा के रखो, उसमें एक ही दिन सब नहीं खत्म करना है कल के लिए भी रखना है। ठीक है, तो ये कौन बच्चा है? महानुभाव चतुर्भुजाकार टाइप का बैठा हुआ है, गर्मी में फुल स्लीव शर्ट पहन करके एकदम बैठा हुआ है। एसी रूम में बैठा है क्या दीपक? हम देख रहा पढ़ा पढ़ा के पसीना में डूबे हुए हैं, तुम तो एकदम फुल स्लीव शर्ट पहन करके बैठा है बच्चा। किरदार तो तेरा एकदम असरदार है, तेरा किरदार तो एकदम असरदार है, हैं? अच्छा है, ठीक है। राहुल को समझ में आ रहा है? सबसे सीरियस बच्चा हमको क्लासरूम में राहुल लगता है। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया है रणबीर कपूर टाइप का, क्या बात है? खुजली नहीं होता है? आप लोग दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं? आप लोग को अन्नस नहीं बढ़ता? हम लोग का तो एक दिन बढ़ जाता है तो लगता है उखाड़ के फेंक दे, और आप इतने बड़े बड़े गर्मी में दाढ़ी रखे हुए हैं। अच्छी बात है, थोड़ा मेंटेन रखो, ठीक है, कोई बात नहीं। बात करते हैं चुनार के किला से। यहाँ से अब राजनीतिक पता इनकी शुरू हो जाती है। गलती करते हैं, भूल करते हैं। ये 1537 में चुनार, जो कि पूरब का द्वार कहलाता है, यहाँ पर पहुंच जाते हैं हुमायूं को सबक सिखाने के लिए। लेकिन वही इनकी पुरानी फितरत, 6 महीना आकर के इंतजार करते हैं, 6 महीने तक बैठे जाते हैं। इस दौरान शेर शाह क्या करता है कि इसको चाहिए था धन, उसको चाहिए था पैसा। पैसा, माइक ऑफ कर लो प्लीज, दीपक अपना माइक ऑफ करो, भूल जाते हो। हाँ, एक व्यक्ति अगर अपना माइक ऑन रखेगा देन पूरा क्लास परेशान हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये आकर के चुनार को 6 महीना तक घेरा डाले रहता है, और इधर शेर शाह बंगाल पर कब्जा करके बंगाल से अपार संपत्ति लूटता है, और लूट करके यहीं पर कैमूर की पहाड़ी है, हमारा जिला वहीं पड़ता है, कैमूर की पहाड़ी। स्वीटी शर्मा लेट से ज्वाइन की हो आज, ठीक है। तो यहीं पे ये रोहतासगढ़ का किला है। इसी किले के नीचे हमारे मामा गांव पड़ता है, गांव है मझगांवा। ये राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितेश्वर के नाम पे किला बनाया गया था। ऐसी इसका मीथ है, कल्पना है कि एक रात पे एक किला बना था। कितना सच्चाई है ये नहीं जानते हैं, लेकिन यह है कि एक रात पे एक किला का निर्माण हुआ था, वो भी सपनों में, ख्वाबों में हुआ था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो वास्तविकता में इस किले पर आकर के पूरे बंगाल को लूट करके अपार धन संपत्ति लेकर के शेर शाह रोहतासगढ़ के किले में बैठ जाता है, और यहीं से इनको चैलेंज देता है हुमायूं को कि अगर आप में दम है तो आइए रोहतास जीत लीजिए, रोहतासगढ़ का किला। अब बोल, हाँ, रोहतास बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास जिला। इसी रोहतास जिला में सासाराम पड़ता है, जहां शेर शाह की राजधानी हुआ करती थी। सासाराम शेर शाह की कैपिटल हुआ करती थी। आज भी उसका रौजा है, शेर शाह का रौजा, जो पानी के बीच में बना हुआ है, जिसमें उसको दफन किया गया था। तो ये रोहतासगढ़ के किला में बैठ जाता है, और रोहतासगढ़ के किला में बैठ करके हुमायूं को चुनौती देता है। हुमायूं कहता है कि हम तुमको छोड़ देंगे, तुम हमको रोहतासगढ़ का किला दे दो। अब इसको पता चलता है कि भाई रोहतासगढ़ का किला भी भव्य है, और अगर इस पर भी कब्जा कर लिया जाए तो स्ट्रेटेजिकली, सामरिक रूप से हम पूरे बिहार को कब्जे में कर लेंगे। तो ये शर्त रखता है, बोलता है हुजूर हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन एक शर्त पे, हम आपको 10 लाख रुपया वार्षिक कर भी देंगे, आपकी संप्रभुता भी मानेंगे, सब कुछ मानेंगे हम, लेकिन हमको बंगाल दे दीजिए, हम बिहार छोड़ के चले जाएंगे, हमको बंगाल दे दीजिए। क्योंकि बंगाल के इसको चस्का लग गया था, बंगाल में राजस्व पर्याप्त मात्रा में मिलता था, इतना राजस्व मिलता था जितना कि पूरे भारत में, हिंदुस्तान में नहीं मिलता था। इतना राजस्व, रेवेन्यू कलेक्शन बंगाल से होता था, क्योंकि कृषि, यहाँ का कृषि सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम पूरी तरह से सेटल्ड था। यहाँ का भूमि जो था पूरी तरह से फर्टाइल था,
आपको पता है कि लोअर गंगेटिक प्लेन का रीजन है, तो पूरा उपजाऊ भी था, तो इस वजह से इसको बहुत फायदा दिख रहा था। तो इसने, हाँ, चावल का कटोरा कहा जाता है, सही बात है। और चावल का कटोरा बिहार में रोहतास जिले को कहा जाता है। अगर कोई बीपीएससी देने जाएगा तो याद रखिएगा, रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है बिहार में। बिहार का सबसे लिटरेट स्टेट है, 92% लिटरेसी है रोहतास जिला में, ये भी याद रखिए। बाय द वे, अगर बीपीएससी देने जाएंगे तो अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसने ये शर्त रखी, कंडीशन रखी हुमायूं को कि आप ये सब शर्त मान लीजिए, हम बिहार छोड़ के चले जाएंगे, हम आपको बिहार BIHAR बिहार, तो बिहार इस शर्त पे कहता है कि हम छोड़ करके चले जाएंगे, हमको बंगाल दे दीजिए। हम बंगाल में जा करके, और ये भी कहता है कि हमको खुतबा पढ़ने और सिक्का जारी करने का भी अधिकार दीजिए, क्योंकि इससे पहले ये काम कर चुका था। वो अपने नाम का टंका, चांदी और तांबा का सिक्का जारी करता था, उस पर उसका नाम खुदा होता था, उसके नाम का प्रॉपर खुतबा भी पढ़ा जाता था। तो ये बोला कि हम बिहार छोड़ करके चले जाएंगे, बंगाल चले जाएंगे, आपका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, एज ए रीजेंट के रूप में हम बंगाल में हुकूमत करेंगे, बोलिए। तो हुमायूं को लगा कि अरे यार, बंगाल देते इसको, ये तो हो ही नहीं सकता, बंगाल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन उसको होता है। तो हुमायूं भी लालच में था कि हम इसको बंगाल दे देंगे, और ऐसा शर्त रख दिया। ऐसी स्थिति में क्या हो, हुमायूं नहीं माना इनकी शर्त को और चल दिया बंगाल फतह करने के लिए। बंगाल पहुंच गए 38 में, 37 में ये चुनार का किला जीते, और 38 में ये पहुंच गए बंगाल अपने सेना लाम लश्कर को लेकर के। और इधर ही बैठा हुआ है रोहतासगढ़ के किला में शेरशाह, इंतजार में कि अब जा आइएगा कि नहीं, कि उधर रहिएगा, आइए। और समय के अवसर के तलाश में बैठ गया, आइए जून के महीना में इनको फंसाएगा, जब बारिश होने लगेगा, बिहार पूरा बाढ़ में डूबने लगेगा। बिहार शुरू से बाढ़ में डूबता आ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे जो आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो यहाँ का जो भारतीय प्लेट है, यहाँ पे नैरो हो गया, हिमालयन प्लेट, और यहाँ पे भारतीय प्लेट नैरो हो गया, संकीर्ण हो गया, ये गड्ढा हो गया। इधर से सारा उत्तर का पानी आता है और इधर से सारा उत्तर का पानी आता है। दिन यहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आता है, बिहार, असम, बंगाल में। ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाया क्या? हाँ, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे। तो मेन कारण यहाँ का जो भू आकृति है वही जिम्मेवार है। भारत में बिहार के कहां से, हिंद दीपक, तुम अपना माइक क्यों ऑन कर लेता है? और कोई माइक ऑन किया है? कौन ऑन किया है? ये पूरा एकदम इको कर रहा है। 2-4 सिस्टम खोल के बैठे हो क्या? पूजा माइक ऑफ करो बच्चा। कौन है? राघव चड्ढा, मोहित, हाँ, भुवनेश्वरी, ये दोनों के दोनों माइक ऑन करके रखे हैं। सुमित झा भी अपना माइक ऑन करके रखे हैं। सुमित, भुवनेश्वरी और मोहित, सब के सब अपना अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज। सुमित अपना ऑफ करो बच्चा, ऑफ नहीं किए हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए आप लोग, क्योंकि एक व्यक्ति अगर 2 सिस्टम एक साथ लॉगिन किए हैं आप लोग देखने के लिए, तो इको करेगा ही, तो इसलिए एक का म्यूट करके रखिए पूरा। तो ऐसी स्थिति में ये बेचारा शेरशाह यहाँ रोहतासगढ़ के किला में बैठा हुआ है। ये पहुंच गया 38 में बंगाल। अब ये जब बंगाल में पहुंचे तो क्या हुआ है, तो इधर जो हुमायूं का एक भाई अस्करी है, और अस्करी ये क्या किया है कि आगरा पहुंच गया है, गुजरात से आगरा पहुंच गया, और आगरा पहुंच करके अपने आप को सुल्तान और बादशाह घोषित कर दिया। अब इसका भाई ये इसको समस्या में डाल दे रहा है, आपको बोले भी है कि बार बार इसको दगा देगा। तो यहाँ पे आगरा में इसका भाई चैलेंज दे देता है, आगरा में आकर के अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है कि हम भारत के बादशाह हैं, हुमायूं नहीं। दूसरी ओर कामरान भी काबुल से आ जाता है दिल्ली, और दिल्ली पे आकर के उसको फतह करने की कोशिश करता है, लेकिन जीत नहीं पाता है, और वो भी दिल्ली से आगरा की ओर कूच कर जाता है। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं बंगाल में, इनको पता चलता है कि अरे यार, मेरा तो, हम आए इधर केरल घूमने के लिए, उधर मेरा अमेठिया छीना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बेचारा चलता है वापस, और यहीं पे शेर साहब बैठ करके इंतजार कर रहा है कि अब से बंद करके गए हैं, आइए उधर से वापस। ये आते हैं, चलते हैं, कहाँ आना है इनको? आगरा।
आगरा आने के लिए इनके पास रास्ता है क्या भाई? तो जीटी रोड अशोक के समय से ही बना हुआ है। शेरशाह अशोक ने जीटी रोड नहीं बनाया था, इसको उत्तरापथ कहा जाता था, जो बंगाल से पाकिस्तान तक जाता था। आप लोग चाणक्य सीरियल देखे होंगे तो देखे होंगे। तो ये जीटी रोड पकड़ करके चलते हैं कि चलो भाई ये रास्ता सड़क पकड़ करके हम आगरा पहुंचते हैं। लेकिन इनका जो सहयोगी था वो बोला था कि इस रास्ते से मत जाइए, शेरशाह बैठा होगा बीचे रास्ता में रोहतासगढ़ में, रोहतासे से गुजरता है सासाराम से जीटी रोड, वहीं पे बैठा होगा। तो ये बात नहीं माने, इनको लगा कि शेरशाह का क्या बिसात औकात की मेरे को कुछ कर ले। तो ये सेना लेकर के चले। रास्ते में इन्होंने एक गलती कर दी, अपने भाई को जो इनके साथ था हिंदाल, उसको भेज दिए कि चले जाओ तुम मुंगेर। मुंगेर में भी कुछ अफरा तफरी मचा हुआ था, विद्रोह हो रहा था, उसको जाकर के कंट्रोल करो। तो आधा सेना तो इन्होंने भेज दिया हिंदाल के साथ मुंगेर। बची हुई सेना लेकर के ये चले गंगा के किनारे किनारे, कहाँ? आगरा इनको पहुंचना है। अब यहीं से इनका गलत डिसीजन शुरू हुआ। इन्होंने अपने सहयोगियों का बात नहीं माना। बात है ये ऐसे रोड पकड़ करके सोचे कि ये गंगा नदी के किनारे किनारे हम चलेंगे और यहीं पे जीटी रोड है, ये जीटी रोड से हम पहुंच जाएंगे। अब यहीं पे शेरशाह रोहतास में बैठा हुआ है। अब 39 में ये पहुंच गए। इनका जो सहयोगी था वो पहले बोला था कि आप एक काम करो, अगर जाना ही आगरा है तो आप गंगा नदी को यहीं से क्रॉस कर जाओ बंगाल से ही, और उत्तर चले जाओ आगरा, यहां से फिर पहुंच करके आगरा पहुंच जाना आप। तो इन्होंने बोला नहीं, उधर से नहीं जाएंगे, हम जीटी रोड से जाएंगे। ये आराम बिलासी आदमी था, सोचा क्यों तकलीफ करना है। तो एक सेना भेज दिया उधर और बची हुई सेना लेकर के दक्षिण से ही ऐसे ऐसे चले और पहुंच गए यहाँ पे बिहार में। जब बिहार में पहुंचे 1539 में, तो यहीं पर एक चौसा नामक जगह है बक्सर में, बिहार के बक्सर में एक जगह है चौसा। और ये चौसा दरअसल कर्मनासा नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्मनासा नदी के बारे में जानते हैं? कर्मनासा नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, ज्योग्राफी का विषय है, याद रखना। और ये यूपी के 3 जिला चंदौली, बनारस, गाजीपुर होते हुए बक्सर में गंगा में मिल जाती है। अब यही बक्सर, जहां पे कर्मनासा नदी बक्सर में मिलती है, यहीं पे शेरशाह अपना पड़ाव डाल करके बैठा हुआ है। आइए, आपका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। और याद रखो, शेरशाह 1 नंबर का छापामार युद्ध का सिद्धहस्त व्यक्ति था। वो सीधे नहीं लड़ता था, उस दुश्मन को देखता था कि इसका क्या बिसात है, क्या औकात है, उसी अनुसार से अपना रणनीति चेंज करता था। वो प्राण प्रतिष्ठा आन बान में काम नहीं लेता था, चतुराई से काम लेता था, जैसे शिवाजी लेते थे। मराठों ने कैसे औरंगजेब को और मुगलों को चुनौती दे करके रखा, उस विराट समय में जब मुगलों की बोलबाला पूरे भारत में थी, शिवाजी जैसे लोगों ने चुनौती दे करके उनको सिमट करके रख दिया था। सर साउंड स्लो हो गया है, साउंड स्लो हो गया है देवाशीष बेरा, साउंड स्लो है आप लोगों को? हाँ ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रहा थोड़ा सा अपने तरफ से देख लो। तो ये कर्मनासा नदी का भी थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए, मजा आ जाएगा। कर्मनासा नदी के बारे में कहावत यह है कि आपने जितने भी जीवन में कर्म किए होंगे, अगर इस गलती से भी इस नदी में नहा लिए तो आपका सारे का सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, अच्छे कर्म बुरे कर्म। दरअसल इसका कहानी ये है कि राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत हुए थे। तो सत्यव्रत को बहुत इच्छा थी कि वो सशरीर स्वर्ग चले जाए। ये कर्मनासा की बात बता रहा है क्योंकि हिस्ट्री का विषय है, तो हिस्ट्री में अगर आपसे पूछा जाएगा मैपिंग में, तो आपको कहानी भी लिखना पड़ेगा कि ऐसा इसके साथ कहानी है। हर एक स्थल का इतिहास है। तो कर्मनासा जो नदी है ये पाप या कर्मनाशनी नदी है। कर्मनाशा बोली तो दोबारा बोलो, क्या सर? प्राची कर्मनासा, 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 ठीक है। कर्मनासा नदी कैमूर से निकलती है, यूपी के 3 जिला से होते हुए बिहार के बक्सर में जाके मिल जाती है, ठीक है। कर्मनासा नदी का मिथ ये है, कल्पना ये है, क्या कहानी ये है कि ये माना जाता है कि ये दरअसल राजा हरिश्चंद्र के जो पिता थे सत्यव्रत को इच्छा थी कि वो सशरीर स्वर्ग चले जाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने विश्वामित्र के शरण में जाकर के ये, आवाज नहीं आ रहा है?
ये सब जो बात हम बोल रहे हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते भी चलना है, ये ना कि अमूर्त रोबोट की तरह सिर्फ सुनना है। वो सब के सब पॉइंट आपको आगे काम आएगा। राहुल तुम कुछ हिलता डुलता नहीं है, एकदम साइलेंट मोड में है, पे हमको सब दिख रहा है। हमको जब जिसको देखने को मन करता है हम देख लेते हैं, जिसका वीडियो ऑन है। तो इसलिए आप लोग लिखते चलिए, जैसे मोहित लिख रहा है देख लो। तो सभी लोग आप लोग लिखते भी चलिए, जो भी पॉइंट जिस जगह पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको आगे काम आएगा। आप जब किताब पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, तो वो सब चीज मिलेगा तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। तो ये कर्मनाशा की कहानी है कि सत्यव्रत सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं और इसके लिए विश्वामित्र के पास चले गए। और विश्वामित्र जाति से, क्षत्रिय से और ऋषि बने हुए थे, तो उन्होंने अपने जीवन में कई गलतियां की थी, आपको पता ही है। मेनका के संसर्ग में भी एक बार चले गए थे और इनका साधुत्व खतरे में आ गया था। वशिष्ठ के पास भी गए थे, लेकिन वशिष्ठ, सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। तो विश्वामित्र के संसर्ग में गए तो विश्वामित्र अपने तपोबल से सत्यव्रत को स्वर्ग लोक भेज दिए सशरीर। अब इंद्र वहां पे इसको देखे तो भड़क गए, बोले तुम सशरीर यहाँ पे कैसे चले आए भाई, यहाँ तो प्राण आता है, सिर्फ ऊर्जा आ सकती है आपकी। गुस्सा से उनको ऊपर से भेज दिया नीचे। अब ऊपर से जब ये नीचे आ रहे हैं, नीचे मुंह के बल, तो नीचे से जितना प्रभाव और ओज विश्वामित्र का था, ये बीच में आकर के लटक गए, त्रिशंकु बन गए, न तो ऊपर गए न तो नीचे गए। अब बीच में लटके रह गए सत्यव्रत। तो मान्यता और मीथ ये है कि लटकने की अवस्था में सत्यव्रत के मुंह से जो लार गिर रहा था निरंतर, उसी लार से एक कर्मनाशा बना है, कर्मनाशा नदी बनी है। तो कर्मनाशा नदी की ये ऐतिहासिकता है, याद रहेगा जिंदगी भर। समझ में आ गया मीथ इसका कहानी। इसीलिए इसको कर्म को नाश करने वाला कहा जाता है। और जब आप बिहार से यूपी प्रवेश करेंगे, देन इस नदी को पार करके ही जाएंगे, कर्मनाशा नदी को। कैमूर नदी में, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। अब इसी कर्मनाशा नदी पर यहाँ पे चौसा है बक्सर के पास, यहीं पे डेरा जमा करके बैठा हुआ था हुमायूं, शेरशाह। जब हुमायूं को पता चला कि शेरशाह यहीं पे बैठा हुआ है, तो ये बेचैन हो गए कि चले हम आक्रमण करने। अब करना ये चाहिए था इनको कि तुरंत इनको नदी को क्रॉस करके चौसा में अटैक करना चाहिए था, ये नहीं किए। यहाँ पे बैठ गए 4 महीना, फिर यहाँ पे आराम करने लगे। 4 महीने तक लंगर उंगर डाल दिए। हुमायूं भी, शेरशाह भी इनको भटकाता रहा, संदेश दे करके कि आप जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है, मतलब लोभ लालच दे करके इनको पूरा आप कह सकते हैं कि पहलाता फुसलाता रहा। ऐसी स्थिति में वो इंतजार में था कि बरसात का मौसम कब है। तो यहाँ पे लंगर डाल करके ये बैठे हुए हैं, इधर ये बैठा हुआ है। अब यहाँ का पूरे जोग्राफिकल कंडीशन से शेरशाह वाकिफ है कि कब क्या होने वाला है। इनको पता नहीं है, ये तो आए हैं आगरा से। अब बिहार के जोग्राफिकल सिचुएशन इनको पता नहीं है, ग्राउंड लेवल की राजनीति इनको पता नहीं है कि क्या होता है। तो यहाँ पे जब जून का महीना आया, तब तक ये सब के सब क्षेत्र इनका लगा डूबने। गंगा में बाढ़ आ गया, चौसा में बाढ़ आ गया, इनका जो लंगर डाले हुए थे 4 महीने से, सब के सब डूब गया। इनका जितना तोप उप था सब पानी में डूब गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? अब ऐसी स्थिति में शेरशाह इनके ऊपर अटैक कर दिया। तो इनके जितने भी किरदार, जितने भी सेना उना थे, अधिकतर जान बचाने के चक्कर में नदी में कूद करके भागे, कुछ नदी में मर गए। ये भी किसी तरह से जान बचा करके पहुंच गए आगरा। तो यहाँ से बेचारे का जान बच गया। चौसा के युद्ध में ये किसी तरह से जान बचा करके भाग गए, शेरशाह के हाथों ये बच गए। लेकिन ये यहाँ पे पहुंचे तो ये सोचे कि यहाँ पे जो इनका भाई है, वो भाई हमको सैनिक सहायता देगा और फिर से आक्रमण करेंगे, तो फिर आएंगे एक बार। तो चौसा का युद्ध क्लियर हो गया। ये घटना है 26 जून पर, हाँ, चौसा का युद्ध 26 जून 1539, चौसा का युद्ध। हाँ, शेरशाह का फतह हुआ। ये भाग्य पीठ दिखा करके तो फतह ही तो हुआ। ये किसी तरह से भिश्ती एक नाविक मिला, उसी के साथ छुप करके बैठ करके भागे आगरा। 26 जून 1539, ये जून का महीना, बारिश का महीना, बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, गंगा नदी पूरे उफान पे है। और शेरशाह तभी अटैक करता था जब प्रकृति उसको साथ देती थी। ऐसे अनावश्यक अटैक कभी नहीं करता था। 1 नंबर का रणनीतिकार था। जैसे पाकिस्तान तभी अपना घुसपैठिए भेजता है जब पूरा बर्फबारी हो, जब सेना ऊपर से गिलगिट और बल्तुस्तान के क्षेत्र से भारत अपना पीछे खींच लेता था, तभी जाकर के वो उन क्षेत्रों पर ये करता है। तो
किसी भी युद्ध में ये एक रणनीतिक कुशलता होती है, कौशलता होती है कि आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को जानिए। जब तक से आप ज्योग्राफी को नहीं समझेंगे देन आप कुछ भी नहीं समझेंगे। इसलिए ज्योग्राफी को जानना सबसे पहले जरूरी है। आप भी जब किसी क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र की नदी, तालाब, खेत खलिहान वगैरह मुआयना करते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ कंफर्टेबल हैं, देन आप वहाँ पे रहना पसंद करते हो। तो हुमायूं को इस चीज़ का पता नहीं था, अनुभवहीन था वो। उसको लगता था कि हम मुगल बादशाह हैं, कुछ भी कर लेंगे, मेरे सामने कोई भी नहीं है। लेकिन उसकी वो भूल थी। और शेर शाह एक नंबर का चपल भेड़िया था, लोमड़ी था वो समझता था कि हमको कब अटैक करना है और कब नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में शेर शाह के सामने पीठ दिखा करके आगरा भाग गए। और यहीं पर इसी विजय के बाद शेर शाह ने शेर खां से शेर शाह बन गया। अब ये अपने आप को शेर शाह का घोषित कर दिया और अपने आप को हजरत आला भी कहने लगा। हजरत आला यानी कि श्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ। आला का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आला का हजरत यानी कि उनका भी उनसे भी महान। तो श्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ बन गया शेर शाह। यहाँ पे हजरत आला कहला है। बोलो हाँ, शेर खां अब शेर शाह हो गया। बोलो खुद से लिया। राजतंत्र में सब कुछ अपने से हासिल करना होता है, कोई देता नहीं है। किसी का औकात नहीं है कि कोई राजा को कुछ दे। उपहार दे सकता है, उपाधि नहीं। उपाधि स्वयं से अर्जित की जाती है। सर शेर शाह सूरी था ना, हाँ शेर शाह सूरी ही सूरवंश का था, तो इसलिए सूरी उसका ही है। ठीक है, तो अब यहाँ ये शेर शाह बन गया, ये हजरत आला कहलाने लगा। और इसके नाम का अब हर एक जामा मस्जिद से खुतबा पढ़ा जाने लगा। अब इसका खुतबा पढ़ा जाएगा, यानी कि भारत का सुल्तान ये डिक्लेयर हो गया। ये चले गए आगरा। खुतबा का मतलब होता है कि ये समझ लो कि एक तरह से नैतिक स्वीकृति है, जो जिसके नाम पे, राजा के नाम पे या बादशाह के नाम पे पढ़ा जाता है। दरअसल ये खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अभिव्यक्त होता है। कि खलीफा जैसे होता क्या है इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक जगत में, कि जब भी जो नमाज होता है, नमाज अता किया जाता है, तो नमाज अता करने से पहले जब खलीफत स्टेट था पूरे दुनिया में, जहाँ जहाँ इस्लामिक राज था, तो नमाज अता करने से पहले खलीफा का यानी कि धार्मिक गुरु जो इस्लाम का मेन होता है उसको खलीफा कहा जाता है, उसकी सत्ता को। जैसे आपके यहाँ धार्मिक गुरु शंकराचार्य होते हैं, 4 शक्तिपीठ, 4 पीठ का 4 अलग अलग शंकराचार्य, तो उसी तरह से उनका खलीफा होते हैं। तो खलीफा के नाम का पहले फरमान पढ़ा जाता है कि फलना के संसर्ग में, फलना के छत्र छाया में इस्लामिक जगत ऐसा कर रहा है, अल्लाह उसको ऐसा करे। तो उसमें जो वहाँ का बादशाह होता है, सुल्तान होता है, उसका भी नाम होता है। तो खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खुतबा में इसका नाम पड़ा जाता है। तो खुतबा एक तरह से समझ लो कि नैतिक धर्मादेश है जो पढ़ा जाता है। ठीक है, इससे स्वीकृति मिलती है या प्रामाणिकता मिलता है कि अब ये बादशाह है, सभी लोग इसको सम्मान करेंगे। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में ये आगरा गए और आगरा से जाकर के कामरान को कहा कि भाई चलो दोनों भाई मिल करके हम लोग, टाइम तो यार बहुत हो गया, 9:36 हो गया। ठीक है, इसको आखिरी कर देते हैं। उसके बाद हाँ बोलो, कितना बजे से आप लोगों का क्लास चालू होने वाला है? ठीक है, तो 9:40 से आप लोग बादशाह का नाम का गुणगान किया जाता था। हाँ वेरी हाँ, तो अभी इधर तक कर देते हैं, 40 तक कर देते हैं। उसके बाद फिर भागने वाला कहानी और वापस आने वाला कहानी नेक्स्ट क्लास में, और अकबर भी नेक्स्ट क्लास में अकबर भी। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये आगरा चले गए। 1539 में जाकर के अपने भाई के साथ सैनिक लेकर के अब फिर से आक्रमण करने का सोचने लगे। और शेर शाह स्थिर नहीं बैठा, यहाँ से वो कन्नौज तक पहुंच गया और कन्नौज पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ पे फिर से इसके बीच हुमायूं और शेर शाह के बीच में आक्रमण या युद्ध शुरू हो गया। ये बात है 1540 का, जब शेर शाह और हुमायूं के बीच में बिलगरामी में युद्ध होगा, जो दोनों के बीच का आमने सामने का आखिरी युद्ध होगा। तो नेक्स्ट है चौसा के बाद बिलगरामी, 1540 बिलगरामी।
हाँ, कन्नौज के पास ही है बिलग्राम। ठीक है, अब आखिरी लड़ाई हुमायूं और चौसा के बाद आखिरी लड़ाई बिलग्रामी का। आ जाइए बिलग्रामी में, आगरा से ये चलते हैं अपने सेना लेकर के। काहे के लिए भाई? तो शेर शाह को मात देने के लिए 1540 में पहुंचते हैं कन्नौज का बिलग्रामी में। हाँ, कामरान था वहां पे, तो कामरान और अस्करी दोनों थे। बोलो, कुछ बोलना है? हाँ, यहाँ पे उसको समझाया बुझाया, दाव लगा दिया कि भैया अगर हम लोग ये कर देंगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा, समझा बुझा करके। वो सब भी अस्थिर व्यक्तित्व का, विचलित व्यक्तित्व का था। वो लोग भी कभी शेर शाह से मिल जाता, कभी हुमायूं के साथ खड़े भी हो जाता था। आप देखेंगे बाद में हुमायूं के साथ भी है, जब पता चल जाता था कि ये हम लोग को भी नहीं छोड़ने वाला था, हुमायूं के साथ मिल जाता था। और जैसे ही मामला अस्थिर होता था, देन वो हुमायूं के खिलाफ भी हो जाता था। तो वो लोग थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्ट था, पूरी तरह से अवसरवादी था। ठीक है, तो 1540 में हुमायूं और हुमायूं के भाई और हुमायूं तथा शेर शाह के बीच में युद्ध होता है। ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों भाई पराजित होते हैं, लड़ते हैं, लेकिन इनको फाइनली यहां से भी भागना पड़ता है और भाग करके ये वापस पंजाब चले जाते हैं। तो 1540 का बिलग्रामी का युद्ध भी शेर शाह के हाथों पराजय मिलता है। शेर शाह के हाथों हुमायूं का पराजय मिलता है। और अब ये इनका पॉलिटिकल करियर यहाँ पे कोलैप्स कर गया। अब ये भागे भागे फिरेंगे 1540 से, चले गए पंजाब। अब पंजाब तक अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, पंजाब तक शेर शाह अब इनको दौड़ाएगा। अब यहां से फिर भागेंगे, सिंध आएंगे। सिंध में आकर के वहीं पर इनको हमीदा बानो बेगम से प्यार होगा। वहीं उनको 1541 में विवाह करेंगे और वहीं पर एक सिंध में एक छोटा सा राज घराना है अमरकोट का, वहीं पर इनका बेटा 1542 में जन्म लेगा, जिसका नाम होगा अकबर। अब वहां से इनका पॉलिटिकल करियर डाउनफॉल लगभग 10 साल तक, 1542 से लगभग 1555 तक ये दिल्ली और आगरा से दूर रहेंगे, जिसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास। हाँ, अकबर। आज का क्लास हम लोग इतना ही करेंगे कि 1500 कहाँ डाल दें। पीडीएफ हम कहीं यूज किए हैं? हम पीडीएफ सिर्फ एक ही दिन यूज किए हैं, उस दिन मेरा वीडियो का अनुभव नहीं था इसीलिए, अदरवाइज हम पीडीएफ यूज नहीं करते हैं। आप उस पॉइंट को, वीडियो कहाँ मिलता है? ठीक है, हम